बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, ये जो एक सीरीज़ है ये मैं शुरू कर रही हूँ बीएस लिंग्विस्टिक्स के लिए। और मेरे बहुत ही जो डियर स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि लिंग्विस्टिक्स के ऊपर जो है वो बनाए जाएं, नोट्स जो है वो हमें दिए जाएं। तो अब इवन के मटेरियल भी उनकी तरफ से ही जो है वो मुझे दिया गया है। तो इस चीज़ को देखते हुए जो है उनकी इस रिक्वेस्ट को देखते हुए मैं ख़ासतौर पर अपने उन स्टूडेंट्स के लिए जो है ये लेक्चर बना रही हूँ। तो आई होप कि वो ज़रूर इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो जब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक्स की, तो अब लिंग्विस्टिक्स क्या है, ये एक्चुअली जो है वो स्टडी है लैंग्वेज की। आज हम बात करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की लिंग्विस्टिक्स के, और जिनका है ना जो है अक्टूबर 2011 इनकी जो नोट्स हैं इनको हम स्टडी करेंगे और हम देखेंगे कि ये क्या जो है लैंग्वेज के बारे में इनके क्या व्यूज हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। हम डिस्कस करेंगे लैंग्वेज एंड लैंग्वेज इज अ कॉन्सेप्ट। फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्पीच और राइटिंग में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट अप्रोचेस जो है लैंग्वेज के हवाले से वो क्या क्या है। डिस्क्रिप्टिव अप्रोच क्या है, पर्सपेक्टिव अप्रोच क्या है। फिर हम ग्रामर और इसके पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, और हम उसके बाद आर्बिट्रेटनेस को या कन्वेंशनैलिटी जो है, जो कदीम जो कॉन्सेप्ट है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो स्टे विद मी एंड जो है वो इसको डिस्कस करते हैं हम, और हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है ये कॉन्सेप्ट हमारे इंटरलिंक्ड है। ओके स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं ना लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज जो है वो एक एक्चुअली सिस्टम है जो कि साउंड से कनेक्टेड होता है। अब जाहिर है कि हमें पता है कि साउंड जो है वो ही हर एक लैंग्वेज की बेसिक्स होती हैं। जो हम अल्फाबेट्स बात कर रहे होते हैं, इन ये एक्चुअली साउंड्स होती हैं जिनको हम यूज कर रहे होते हैं साउंड्स को। तो साउंड्स विद मीनिंग्स जो है एक तरीका जिसके जरिए से हम वर्ड्स को और सेंटेंसेस को यूज करते हैं। तो लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम है जो कि साउंड्स को एसोसिएट करता है, और वो साउंड्स मीनिंगलेस नहीं होंगी, वो मीनिंग के साथ होंगी इस तरीके से कि हम वर्ड्स और सेंटेंसेस को यूज करेंगे। ये तो हमारे पास डेफिनेशन हो गई लैंग्वेज की। अच्छा, अब हम जब बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स की, तो लिंग्विस्टिक क्या है, ये एक्चुअली एक साइंटिफिक स्टडी है ह्यूमन लैंग्वेज की। ठीक है, अब साइंटिफिक स्टडी का मतलब है कि हम इसको साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ये स्टडी है क्या चीज। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भाई क्या लैंग्वेज के बारे में हमारी ऑब्जर्वेशन है और उनको हम किस तरीके से एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें देखेंगे कि क्या जनरलाइजेशंस हैं जिनको हमें डिस्क्राइब करना है, क्या इसमें आम बात है जिनको हमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद हम अपने कंक्लूजन्स निकालेंगे लैंग्वेज की नेचर के बारे में और ह्यूमन लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, ये हमारे जो है लिंग्विस्टिक्स के बेसिक एम होंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, तो जब हम एक अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात करते हैं तो अब अप्लाइड लिंग्विस्टिक जो है वो एक्चुअली एक हमारी अटेम्प्ट है जिसके अंदर हम पार्शियल यूज करेंगे नॉलेज का, ताकि हम देख सकेंगे क्या जनरल लिंग्विस्टिक रिसर्च है। ठीक है, अब हमारे पास जितनी नॉलेज है उसको हम यूज करेंगे, जो कि पार्शियल है हमारे पास। जाहिर है कि फुल नॉलेज नहीं है, इस पार्शियल नॉलेज को हम यूज करेंगे ये देखने के लिए कि किस तरीके से हम इम्प्रूव कर सकते हैं वो तरीके जिसके जरिए से स्टूडेंट्स जो है वो नेटिव लैंग्वेज को पढ़ाई जाती है। जिस तरीके से उनको, जैसे कि हमारे यहाँ उर्दू को पढ़ाया जाता है, और इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको पढ़ाया जाता है। उसके बाद हमें देखेंगे कि किस तरीके से हमें हेल्प मिलती है फॉरेन लैंग्वेजेस को सीखने के लिए ज़्यादा एफिशिएंटली। जैसे हमारे लिए उर्दू एक सेकेंड लैंग्वेज है, उसे हम कैसे बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि कैसे हम बेटर डिक्शनरीज को लिख सकते हैं, कैसे हम लोगों की जो थेरेपी, जिनको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, बहुत सारे लैंग्वेज को लोगों को लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको हम कौन सी थेरेपी से किस तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर हम कैसे सर्च करेंगे इंटरनेट को ज़्यादा बेहतर तरीके से और सक्सेसफुली। तो ये हम डिस्कस कर रहे थे कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है ये किस चीज़ के ऊपर अटेम्प्ट कर रही है कि हम कैसे अपनी पार्शियल यूज ऑफ लैंग्वेज करेंगे जर्नल लिंग्विस्टिक रिसर्च से। ठीक है, तो अब लिंग्विस्टिक जो है एक्चुअली इज नॉट अ सिंगल सब्जेक्ट। ये एक तो इसके जो बहुत सारे आइडियाज हैं वो
ना सिर्फ मिलते हैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट से, बल्कि उनके साथ कॉपरेट भी करते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी के साथ है, सोशियोलॉजी के साथ है, एंथ्रोपोलॉजी के साथ है, फिलोसफी के साथ, लॉजिक, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस वगैरह, इन सब के साथ जो है वो लैंग्वेज का रिलेशन है। तो यानी कि लैंग्वेज जो है वो एक सिंपल अलोन सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि इसका रिलेशन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है स्पीच का और राइटिंग का। अच्छा, अब इसमें जो एक क्लेम है, जो एक दावा किया जाता है कि राइटिंग जो है वो प्राइमरी है, यानी कि ज्यादा अहम जो है वो राइटिंग है और उसके बाद स्पीच आती है। अब इसके बारे में क्या बात बताई जा रही है हमें कि जो रिटर्न टेक्स्ट होते हैं ना, ये ज्यादा केयरफुली वर्डेड होते हैं और ज्यादा बेहतर ऑर्गेनाइज होते हैं स्पोकन टेक्स्ट के मुकाबले में। बिल्कुल देखिए ना, ठीक बात है कि जब हम लिख रहे होते हैं तो हम केयरफुली लिख रहे होते हैं, हम अपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर देके लिख रहे होते हैं, और हम अपने वर्ड्स को जो है वो बहुत अच्छे से चूज करते हैं कि वो अच्छे हमारे वर्ड्स हैं। लेकिन जब हम स्पीकिंग कर रहे होते हैं तो स्पीकिंग के अंदर हम ऐसी चीजें नहीं कर रहे होते हैं, हमारे से अक्सर बहुत सारे लफ्ज गलत निकल जाते हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हम किसी लफ्ज को गलत प्रोनाउंस कर देते हैं, हम कोई गलत लफ्ज यूज कर लेते हैं, या हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक नहीं जाता, या लेक्सिकली वो गलत हो जाता है। तो इस तरीके से जो रिटर्न टेक्स्ट है उसके अंदर कम एरर्स आते हैं, ठीक है। तो स्पोकन में हमारे पास एरर ज्यादा आ जाते हैं। तो रिटर्न टेक्स्ट जो है वो ज्यादा केयरफुली वर्डेड होता है, बेटर ऑर्गेनाइज होता है स्पोकन टेक्स्ट के मुकाबले में। रिटन टेक्स्ट के अंदर गलतियां कम होती हैं, इसमें हेजिटेशन भी नहीं होती, और कोई इनकम्प्लीट सेंटेंसेस भी नहीं होते, क्योंकि जो राइटिंग होती है ना वो अमूमन प्लान होती है, पहले से हमें पता होता है कि हम क्या लिख रहे हैं, हमने कैसे सेंटेंसेस लिखने हैं, और इसका जो सब्जेक्ट है वो डेफिनेटली हम इसको प्रूफ रीड भी करते हैं। तो इस वजह से जो रिटर्न टेक्स्ट है वो हमारा काफी बेहतर होता है। अच्छा, अब हाउ अबाउट इंस्टेंट मैसेजिंग एंड क्विक ईमेल। यहाँ पर भी एक जो है थोड़ी सी इसमें एक एक्सेप्शन है कि जब हम अब मोबाइल एरा है, इसमें जब हम लिखते हैं तो हम बहुत गलत स्पेलिंग्स भी लिख लेते हैं, हम बहुत शॉर्ट एंड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तब हम कहेंगे कि जो हमारी रिटर्न टेक्स्ट है वो ये सारे क्राइटेरियाज को मीट नहीं करती है, बल्कि वो हमारी जो रिटर्न टेक्स्ट है वो बिल्कुल इसके अगेंस्ट जा रही होती है। अच्छा, फिर हम देखते हैं कि स्पेलिंग्स जो है रिटर्न टेक्स्ट के अंदर ये ज्यादा यूनिफॉर्म होती है डिफरेंट इंडिविजुअल्स के लिए, प्लेसेस के लिए, टाइम के लिए, और सेम लैंग्वेज में देन इन प्रोनाउंसिएशन। जाहिर है कि जब इंग्लिश को डिफरेंट रीजन्स में लिखा जाएगा तो लिखने के लिए सेम स्पेलिंग्स यूज होंगी, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होंगे जरूर, डेफिनेटली प्रोनाउंसिएशन डिफरेंसेस होंगे, लेकिन रिटर्न में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, रिटर्न सब में सेम जाएगी। इसके अलावा यूके में अगर हम देखें तो हमें नजर आता है, और यूएस में, यानी कि अमेरिकन एंड ब्रिटिश लैंग्वेज में अगर हम देखें तो अब हम देख रहे हैं कि देयर आर डिफरेंसेस इन द स्पेलिंग। टायर में यहाँ पे ये वाई लगाते हैं, हम आई लगाते हैं। इसी तरीके से ड्राफ्ट में ये जी एच बनाते हैं, जबकि ये एफ का साउंड लगा लेते हैं। कलर में यू और डिफरेंस है, डायलॉग में इसी तरीके से बहुत सारे वर्ड्स हैं जहां पर हमें नजर आते हैं कि देयर आर स्पेलिंग डिफरेंसेस बिटवीन यूके एंड यूएस से। तो तो हम देखेंगे कि क्या जो यूनिफॉर्मिटी है वो सेम है प्राइमेसी के साथ साथ, ठीक है। तो हम साथ साथ ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि पैरामीटर जो हम डिस्कस करें किस हद तक ठीक है। रिटर्न टेक्स्ट जो है वो डेफिनेटली वो प्रिजर्व रहते हैं, वो बहुत लंबे अर्से तक प्रिजर्व हो सकते हैं और काफी अर्से तक वो महफूज रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन सीडीज, यूट्यूब जो है ये आपकी स्पीच को भी प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारे चैनल्स, आप अभी मेरे ही चैनल को देख रहे हैं आप, तो आपके सामने मेरी जो स्पीच है वो भी प्रिजर्व है। अच्छा, इसके अलावा जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वो भी चेंज होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीच स्टाइल के मुकाबले में, और इस तरीके जो राइटिंग है वो ज्यादा परमानेंट एंड अथॉरिटेटिव नजर आती है, ठीक है। यानी कि राइटिंग स्टाइल्स चेंज नहीं होते, स्पीकिंग स्टाइल्स जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो राइटिंग के जो स्टाइल्स हैं वो हम उनको किसी हद तक कह सकते हैं कि वो परमानेंट होते हैं और अथॉरिटेटिव भी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक डिसएडवांटेज भी हो सकता है किस तरीके से कि जो हमारी रिटर्न लैंग्वेज होती है ना वो विद द पैसेज ऑफ टाइम पीछे रह जाती है। आप अगर हम देखें कि जो हम अपनी फॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं एज ए स्टूडेंट, जो हम फॉर्मल लैंग्वेज लिखते हैं उसके अंदर हम बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन जो हम टेक्स्ट मैसेजिंग कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा उससे एडवांस हो चुकी है, बहुत ज्यादा उसके अंदर डिफरेंट फीचर्स आ चुके हैं। हम इमोजीज यूज कर लेते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म यूज कर लेते हैं, हम डिफरेंट स्पेलिंग्स यूज कर लेते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो फॉर्मल राइटिंग है वो तो पीछे रह गई है,
ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो चेंज है वो स्लो है, लेकिन जो टाइम के लिहाज से वो पीछे रह गई, जबकि स्पीकिंग जो है वो डेफिनेटली वो इम्प्रूव होती रहती है। ये तो हमने डिस्कस किया लैंग्वेज और रिटर्न के बारे में। अब हम बात करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स क्या क्या रीजन देते हैं कि स्पीच जो है वो प्राइमरी है, यानी कि स्पीच जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस फर्स्ट है। अब हिस्टोरिकली भी हम देखें तो जो स्पोकन लैंग्वेज है ना वो रिटर्न से बहुत पहले इनिशिएट होती। डेफिनेटली जो अर्ली ह्यूमंस थे वो स्पीकर्स थे, दे वर नॉट राइटर्स। लिखना तो बहुत बाद में शुरू हुआ, और राइटिंग जो है वो इन्वेंट हुई थी समर में मेसोपोटामिया में, जो कि आजकल इराक का इलाका है। तकरीबन 5500 साल पहले की बात है, लेकिन लैंग्वेज जो है वो तो 40,000 साल पहले से या उससे भी पहले से मौजूद है। डेफिनेटली जो अर्ली ह्यूमन बींग्स थे वो कम्युनिकेशन पे फोकस करते थे, रिटर्न पे फोकस नहीं करते थे। दैट वाज अर्ली टाइम। तो बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अपनी लैंग्वेज को ना सिर्फ बोलते हैं, और वो बहुत सारी सोसाइटीज हैं पुराने जमाने में, या अभी भी बहुत सारी सोसाइटीज हैं जो कि सिर्फ अपनी लैंग्वेज को बोलते हैं और लिखते नहीं है। और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जो कि सिर्फ अपनी लैंग्वेज को लिखता हो और उनकी कोई स्पोकन फॉर्म ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पोकन या जो वर्बल लैंग्वेज है इट इज प्राइमरी एंड रिटन इज सेकेंडरी। तो हमने ये भी समझा है कि हम भी जो एज अ ह्यूमन बीइंग है, पहले हम बोलना सीखते हैं और बाद में हम लिखना सीखते हैं। ऐसे ही होता है ना, बोलना तो हम सीख लेते हैं, मतलब 1.5 साल से बच्चे थोड़ा बहुत बोलना शुरू कर देते हैं, लिखना तो हम बाद में जाके सीखते हैं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि more during 1 month than they write during their entire life। तो कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं कि ज्यादा बोलते हैं 1 महीने में देन दे राइट। मतलब आम लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग तो वो बिल्कुल भी कुछ नहीं लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं उन वो कभी हार्डली कुछ लिखेंगे, और ज्यादातर उनकी कम्युनिकेशन जो होती है वो बोलने से होती है। अब राइटिंग को सिखाना पड़ता है, जबकि स्पीकिंग लैंग्वेज जो होती है वो एक एक्वायर्ड है ऑटोमेटिकली। हर बच्चा अपने पेरेंट्स अपने इर्द गिर्द सिचुएशन को देखकर लैंग्वेज को हासिल कर लेता है, एक्वायर कर लेता है, जबकि राइटिंग को सीखना पड़ेगा उसको। अब साइको लिंग्विस्टिक एविडेंस जो है वो भी सजेस्ट करती है कि जो प्रोसेसिंग है और जो प्रोडक्शन है रिटन लैंग्वेज की, ये ओवरलेट करती है स्पोकन लैंग्वेज से। ठीक है, यानी कि पहले जो है वो स्पोकन और उसके बाद रिटन, ये सारी बातों का ये कॉन्सेप्ट है। और ये सारे पॉइंट्स हमें एक एक जो करके वो ये बात समझा रहे हैं कि किस तरीके से डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स है कि कैसे राइटिंग जो है वो स्पोकन के बाद आती है। ओके, अब स्पीच जो है वो इंफॉर्मेशन को रखती है, राइटिंग जो है वो स्पीच कंटेन इंफॉर्मेशन दैट राइटिंग लैक्स, इंटोनेशन, स्ट्रेस, वॉइस क्वालिटी वगैरह। अब जैसे कि अभी मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, मेरी बोलने में इंटोनेशन है, राइज है, फॉल है, ठीक है, स्ट्रेसेस है, मेरी वॉइस क्वालिटी है, लेकिन ये तमाम चीजें जो है वो रिटर्न में नहीं होती। तो ये चीजें जो है वो स्पोकन में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्पोकन डेटा भी बहुत ज्यादा कलेक्ट होता चला जा रहा है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रिप्टिव और पर्सपेक्टिव अप्रोच जो है लैंग्वेज में, इसमें क्या डिफरेंस है। हम बात करते हैं पहले डिस्क्रिप्टिव अप्रोच की। लैंग्वेज जो है वो एक्चुअली अटेम्प्ट करती है कि ग्रामर को डिस्क्राइब करे लैंग्वेज के, जो कि एक्चुअली जो स्पीकर है उसके जहन में होती है। यानी कि एक मॉडल ऑफ स्पीकर जो है मेंटल, दैट इज टू क्रिएट अ मॉडल ऑफ स्पीकर्स मेंटल ग्रामर। जब हम बोल रहे होते हैं ना तो हम मुजक्कर मोन्नस का, हम सिंगुलर प्लूरल का, इन तमाम चीजों का, हम इवन के टाइम का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इनको भी जहन में लेके चल रहे होते हैं। तो अब जो लिंग्विस्ट है वो क्या अटेम्प्ट कर रहे हैं कि they describe the grammar of the language that exists in the mind of its speaker, यानी उसके स्पीकर के जहन में जो ग्रामर है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब जो रिजल्टिंग डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है वो डिस्क्राइब करती है लोगों की बेसिक लिंग्विस्टिक नॉलेज को। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे सारे लोग जो हैं जर्नली बगैर किसी ग्रामर टीचिंग के वो सही लैंग्वेज बोल रहे होते हैं। वो मुजक्कर को मुजक्कर, मोन्नस को मोन्नस, सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक बोल रहे होते हैं। दे आर नॉट टॉट। तो ये हमें एक्सप्लेन करता है कि how it is impossible to speak and understand
and it summarizes what speakers know about the sound, word, phrases and sentences of their language. मतलब हम इसको कैसे डिस्क्राइब करें, इस डिफिकल्ट है कि कैसे वो इन तमाम नॉलेज को इनहेल करता है. डेफिनेटली ऑब्जर्वेशन है उसकी कि वो इन चीजों को इनटेक करता है. Creating a descriptive grammar involves observing the language and trying to discover the principle or rules that govern it. तो अगर हम एक डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें उस लैंग्वेज को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके अंदर हमें इसके जो प्रिंसिपल है, जो रूल्स हैं जो इसके अंदर चल रहे हैं, उनको हमें डिस्कवर करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा. अब डिस्क्रिप्टिव रूल्स जो हैं एक्सेप्ट as given the patterns speakers actually use and try to account for them. Descriptive rules allow for different dialects of a language and even variation within one dialect. तो descriptive rules में हम ये भी देखते हैं कि जैसे लैंग्वेजेस के different dialects होते हैं, एक इलाके से दूसरे इलाके की जो variations होती हैं वो उनको भी consider करते हैं. तो आई एम श्योर कि आपको descriptive perspective समझ में आता है. हम इसके अगेंस्ट में देखेंगे कि पर्सपेक्टिव जो अप्रोच है वो क्या है. पर्सपेक्टिव जो होते हैं ना वो दे टेल यू समवन्स आइडिया ऑफ व्हाट इज गुड और बैड. तो पर्सपेक्टिव रूल्स एक वैल्यू बनाते हैं जजमेंट की अबाउट द करेक्टनेस ऑफ सर्टेन utterances एंड जनरली ट्राई टू एनफोर्स अ सिंगल स्टैंडर्ड. जैसे कि डोंट स्प्लिट इन्फिनेटिव, don't say to easily understand, वो रूल्स बनाएंगे, स्ट्रिक्ट रूल्स बनाएंगे. डोंट एंड अ सेंटेंस विद अ preposition, डोंट से यानी कि अपने एक सेंटेंस को preposition पे एंड ना करो. डोंट से वेयर आर यू फ्रॉम, ठीक है, इस तरह से आप ना करो. तो सेट जो है डोंट यूज मिस्टेक, यूज द करेक्ट, यानी कि करेक्ट लैंग्वेज को यूज करें. ये एक पर्सपेक्टिव अप्रोच है. अब वो लोग जो कि पर्सपेक्टिव ग्रामर को फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअली ग्रामर के रूल्स को बनाते हैं. अब ये जो इनकी कोशिश है इम्प्रूव करना रूल्स स्पीकिंग के और राइटिंग के, बजाय इसको कंसिडर करने के कि एक्चुअली जो लोग उस लैंग्वेज के बोलने वाले हैं वो किस तरीके से बोल रहे हैं, वो अपने रूल्स को ड्राइव कर लेंगे. तो सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव ग्रामर जो है वो यूजुअली फोकस करती है कुछ इश्यूज के ऊपर और बाकी इश्यूज को लैंग्वेज के जो है वो उनको अनप्रिस्क्राइब छोड़ देती है, उनको अनडिस्क्राइब छोड़ देती है. तो लिंग्विस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो ग्रामर बिल्कुल भी नहीं होगी. लिंग्विस्टिक सपोर्ट करते हैं कि वो ग्रामर जो कि बोली जा रही है. तो इन समरी इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं पर्सपेक्टिव वर्सेस डिस्क्रिप्टिविज्म में, कि लिंग्विस्टिक जो है वो डिस्क्राइब करते हैं लैंग्वेज को, वो उसको प्रिस्क्राइब नहीं करते. तो एज अ साइंस लिंग्विस्ट क्या कहते हैं कि एज अ साइंस लिंग्विस्ट इज नॉट इन द बिजनेस ऑफ मेकिंग वैल्यू जजमेंट अबाउट लैंग्वेज यूज. ठीक है, लैंग्वेज यूज जिस तरह से यूज हो रही है वो उसको वैल्यू करेंगे. Studies how language really is used and then attempt to describe the fact in order to analyze and eventually explain them. वो बोलने वाली जो लैंग्वेज है उसको एनालाइज करेंगे और फिर उसके बारे में वो डेटा बनाएंगे. एनालॉजी जो होती है, फिजिसिस्ट डोंट कंप्लेन दैट ऑब्जेक्ट फॉल टू अर्थ. Simple observe and describe the fact of falling, then try to discover the laws that are behind it. Physicist क्या करेगा, physicist जो है वो देखेगा कि इसके ऊपर बिलीव नहीं करेगा कि सेब गिरता है, बल्कि वो उसके पीछे जो रीजंस हैं उनको देखेगा, उसके पीछे जो लॉ है उसको देखेगा और फिर डिस्क्राइब करेगा. लिंग्विस्ट क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट कहेंगे कि डोंट से दैट पीपल शुडंट यूज एंड और बेस्मी, कोलोकियल वर्ड जो कि वुड के लिए है. ठीक है, वो ये बात नहीं कहेंगे. लिंग्विस्ट सिंपली ऑब्जर्व दैट सम पीपल इन सर्टेन सिचुएशन डू यूज एंड. ठीक है, वो मतलब कहेंगे कि नहीं लोग ये वर्ड भी यूज करते हैं विदाउट जजिंग, ऑल्दो दे डू नॉट एनी सिस्टमैटिक करेक्शन ऑफ सच यूज विद पर्टिकुलर ग्रुप, रीजन, सिचुएशन, स्टाइल एक्सेट्रा. वो नोट करते हैं, ये सिर्फ उस बात को नोट कर लेते हैं कि ठीक है ये वर्ड बोला जा रहा है, ये डिफरेंट रीजन्स में इस वर्ड को बोला जा रहा है, डिफरेंट सिचुएशंस में बोला जा रहा है, डिफरेंट स्टाइल्स में बोला जा रहा है, ये ग्रुप, लेकिन ये ग्रुप बोला जा रहा है. ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्रामर के पार्ट्स की. अब ग्रामर जो है
अब ग्रामर हमें पता है कि ग्रामर जो है एक्चुअली किसी भी लैंग्वेज को लिखने के लिए, करेक्टली बोलने के लिए बहुत जरूरी होती है। एक लैंग्वेज सिस्टम होता है, ये एक्चुअली एक सेट ऑफ प्रिंसिपल देती है जो कि किसी भी लैंग्वेज की अंदर बैक में उसके चल रहे होते हैं, हम उसके मुताबिक बोल रहे होते हैं। तो एक्चुअली एक मेंटल ग्रामर होती है जो कि जो नॉलेज है लैंग्वेज की, वो उस पर्सन को अलाउ करती है टू प्रोड्यूस एंड अंडरस्टैंड अटरेंसेस, जिसके जरिए से वो उन सेंटेंसेस को करेक्टली बोलता है और उन सेंटेंसेस को जो है वो ऑब्जर्वेशन से समझता है उस मेंटल ग्रामर को। उसकी अपनी एक मेंटल ग्रामर होती है। अब ग्रामर जो है उसको हम कह सकते हैं कि इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। अब हम इनको वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी को। फोनेटिक्स क्या है? ये एक्चुअली प्रोडक्शन है और समझ है स्पीच साउंड की और फिजिकल एंटिटीज की। जैसे कि वी जो है वो प्रोनाउंस होता है बाय ब्रिंगिंग द लोअर लिप इनटू द करेक्ट कॉन्टेक्ट विद द अपर टीथ। वी, हम अपने जो नीचे वाला होंठ है उसको हम ऊपर वाले दांतों से मिलाएंगे तो वी प्रोड्यूस होगा, और हवा को हम अपने मुंह से बाहर की तरफ निकालेंगे। अब सब जरा प्रैक्टिस करें, वी को प्रोनाउंस करेंगे वी, यानी कि अपने लोअर वाले होंठ को ऊपर वाले दांतों से टच करें और जो हवा है अपने मुंह में उसको बाहर निकालें। अब जो वोकल फोल्ड है इसमें हमारे वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। वोकल फोल्ड क्या है? हमारी गर्दन में वी। आप जब वी को बोले तो अपनी गर्दन को थोड़ा सा होल्ड करें, वी, और जो नेजल कैविटी है वो भी बंद हो जाएगी। ये फोनेटिक्स जो है ये क्या चीज है? प्रोडक्शन है और परसेप्शन है स्पीच साउंड की, कैसे वर्ड प्रोनाउंस होंगे। ऑन द होल फोनोलॉजी जो है ये साउंड पैटर्न है, साउंड सिस्टम है पर्टिकुलर लैंग्वेज के, और साउंड के जो के अब एक वर्ड जो है इसको हम कभी भी खत्म नहीं कर सकते। एक वाइज ऑफ स्टूडेंट में, फॉर एग्जांपल जू, टूथ, टूथ। इंग्लिश के अंदर जो है एक वर्ड जो है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होता क साउंड से, न साउंड, के और एन वाली साउंड से यूज नहीं होता। देखें कि आप जहाँ पे नाइफ बोलते हैं तो के साइलेंट हो जाता है, आप नाइफ बोलते हैं, न साउंड से यूज होता है, यानी क साउंड से यूज नहीं होता। जबकि जर्मन में जो है ये पॉसिबल है, जर्मन में ये पॉसिबल है। ये एक जर्मन वर्ड है, आई कैन नॉट प्रोनाउंस इट, कैनैप, जो कि बॉय के लिए यूज होता है। इसी तरीके से सेत्स्वाना जो है, जो कि एक लैंग्वेज है साउथर्न अफ्रीका की, उसमें एक कांस्टेंट जो है वो हमेशा एक वॉवेल के बाद आता है, और जबकि स्पीकर्स जो हैं वो अडॉप्ट करते हैं वर्ड ऑफ क्रिसमस को इंग्लिश से, तो वो उसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। अब आप देख रहे हैं कि हर जो है वॉवेल से पहले एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, किरी सी मैसी, देखें ना, हर एक, यानी कि एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल, एक कॉन्सोनेंट एक वॉवेल। तो ये फोनोलॉजी है जो कि एक्चुअली साउंड पैटर्न्स की स्टडी है, जो कि हम देखते हैं कि डिफरेंट एरिया टू एरिया वेरी करती है। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, इसमें हम वर्ड स्ट्रक्चर को देखते हैं और सिमेंटिक रिलेशंस को देखते हैं वर्ड के। मॉर्फीम्स क्या होते हैं? ये बिल्डिंग ब्लॉक हैं वर्ड्स के, स्मॉलेस्ट लिंग्विस्टिक यूनिट है जिनकी मीनिंग या और ग्रामेटिकल फंक्शन है। वर्ड्स जो है वो कंपोज होते हैं मॉर्फीम से, वन या मोर, जैसे कि सिंग, अर और एस, ये तीन मॉर्फीम हो गए, सिंग, अस और एस। आंसर, आंसर एंड एड, अनकाइंडली, ठीक है। अब कंपैरिजन में हम देखेंगे कि बहुत सारे जो डिफरेंट लैंग्वेजेस है उसमें इंग्लिश में रादर सिंपल मॉर्फोलॉजी होती है, उसमें जो मॉर्फीम्स होते हैं वो हमारी समझ में जरा बेहतर तरीके से आ जाते हैं। अगर हम बात करें सिंटेक्स की, तो सिंटेक्स जो है वो एक्चुअली फ्रेज एंड सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंटेक्स जो है। और सिंटेशंस जो है ये डिस्कवर करते हैं उन रूल्स को जो कि इन सेंटेंसेस
या फ्रेजेस के बनाने में इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि वर्ड ऑर्डर है, द बुक इज ऑन द टेबल, आपने इसको इसी ऑर्डर में लिखना है, यानी कि सब्जेक्ट पे वर्ब और फिर प्रीडिकेट, जबकि द बुक ऑन इज अ टेबल इज रॉन्ग सेंटेंस ऑर्डर। तो आई एम हेयर इज द अग्रीमेंट के आई के साथ एम आना चाहिए, जबकि आई आर हेयर इज नॉट करेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म केस, आई लाइक हर इज करेक्ट, आई लाइक शी इज रॉन्ग। तो इसी तरीके से सिंटेक्स क्या है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। तो लिंग्विस्टिक्स के अंदर जब हम एक स्टैरिक लगाते हैं किसी भी सेंटेंस मार्क से पहले, तो इसका मतलब होता है कि वो सेंटेंस अनग्रामेटिकल है। जैसे कि यहाँ पे लगे हुए हैं ये स्टैरिक, तो आपको पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक अनस्ट्रक्चर्ड सेंटेंस है। सेम इज द केस, दिस इज अनग्रामेटिकल सेंटेंस, ग्रामेटिकली गलत सेंटेंस है, यानी कि नॉट ऑफ द काइंड नॉर्मली यूज्ड बाय मोस्ट स्पीकर्स ऑफ दैट लैंग्वेज। अच्छा, आगे हम बात करते हैं सिमेंटिक्स की। सिमेंटिक्स जो है वो एक्चुअली लिटरल मीनिंग बताता है सेंटेंस के, फ्रेज के, वर्ड के एंड मॉर्फीम के। फॉर एग्जांपल है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वेजिटेबल, इसका मतलब क्या है, ये सिमेंटिक्स में आएगा। हाउ डज द वर्ड ऑर्डर इन्फ्लुएंस मीनिंग ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, ठीक है, यानी कि किस तरीके से जो वर्ड आते हैं एक दूसरे के आगे पीछे, उनसे मीनिंग पे क्या डिफरेंस होता है और इसके मुकाबले में दूसरी लैंग्वेज में। प्रैग्मेटिक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स जो है ये स्टडी करती है लैंग्वेज यूज को, स्पेशली ना कॉन्टेक्स्ट इन्फ्लुएंस होती है। किसी भी कॉन्टेक्स्ट में आपको पता है वो एक कोई वर्ड जो होता है जब किसी पर्टिकुलर लाइन में पैराग्राफ में यूज होता है तो उसका मतलब तब्दील हो सकता है, तो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो तब्दील हो सकती है। तो जो ये सेम सेंटेंस है उसको हम डिफरेंटली भी यूज कर सकते हैं डिफरेंट सिचुएशन में। यानी प्रैग्मेटिक्स ये कहती है कि किसी भी सेंटेंस का या वर्ड का जो मीनिंग होता है वो कॉन्टेक्सचुअल बेस होता है। ठीक है, जी इट्स हॉट इन हेयर कैन बी यूज्ड ईदर टू स्टेट अ फैक्ट और टू गेट समवन ओपन अ विंडो। ठीक है, इट्स हॉट इन हेयर अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम कोई फैक्ट बता रहे हैं या हम चाह रहे हैं कि भी बहुत गर्मी हो रही है, हवा को खिड़की खोल दो। सिंपली पुट, सिमेंटिक्स इज द लिटरल मीनिंग एंड प्रैग्मेटिक इज द इंटेंडेड मीनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सिमेंटिक्स जो है ना वो हमें बता रही है कि किसी भी चीज का डिक्शनरी मीनिंग क्या है, और प्रैग्मेटिक्स हमें ये बता रही है कि उसका इंटेंशन मीनिंग क्या है, वो कहना क्या चाह रहा है। उसमें हम लिखे हुए के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, हम उसके ऊपर फोकस करते हैं कि बोलने वाले की इंटेंशन क्या है। तो सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा वेल यूज टर्म्स है, और आई एम श्योर कि ये आप की समझ में आ गई है कि किस तरीके से हम इनको डिफरेंटली यूज करते हैं। ओके, उसके बाद आ गई हमारे पास आर्बिट्रेरीनेस। अब क्या रिलेशन है फॉर्म का और मीनिंग का, इसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी यानी कि कन्वेंशनल। अब मीनिंग जो है वो is not describe deducible from the form. The form is not deducible from the meaning. The connection between the form and meaning must be learned by memorization. ठीक है, इसको अभी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। और नॉन आर्बिट्रेरीनेस, इसमें हम क्या करेंगे, जो मीनिंग जो है एटलीस्ट पार्टली जो है वो डिराइव होती है फॉर्म से एंड वाइस वर्सा। आइकॉनिसिटी क्या चीज है, ये बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सट्रीम एग्जांपल है नॉन आर्बिट्रेरी फॉर्म ऑफ मीनिंग की कनेक्शंस की। ये फॉर्म शो करती है फिजिकल कॉरेस्पॉन्डेंस टू द मीनिंग एंड वाइस वर्सा। यानी कि अब हम जरा इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो फिर हमें जरा बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आर्बिट्रेरी जो है इसमें है ट्रैफिक लाइट, वार्निंग, सायरन। ठीक है, अब नॉन आर्बिट्रेरी क्या है, नॉन स्मोकिंग साइन। एक साइन है जिसके अंदर सिगरेट के ऊपर क्रॉस बना हुआ है, आपने साइन समझ लिया कि दिस इज नॉन स्मोकिंग एरिया, या अ डियर क्रॉसिंग साइन है। अब ये क्या है, ये नॉन आर्बिट्रेरी है। आर्बिट्रेरी में क्या है, इसको अब एक दफा फिर हम देखते हैं कि आर्बिट्रेरी क्या चीज है। आर्बिट्रेरी है मीनिंग इज नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम द फॉर्म, द फॉर्म इज नॉट डिड्यूसिबल फ्रॉम द मीनिंग। आपको वर्ड से उसके मीनिंग का पता चलेंगे। जबकि नॉन आर्बिट्रेरी में क्या है कि हम साइंस को समझ रहे हैं। अब लैंग्वेज जो है वो बहुत ज्यादा आर्बिट्रेरीली है, ओवरवेलमिंगली आर्बिट्रेरी है। इफ लैंग्वेज वर नॉट आर्बिट्रेरी देन क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस वुड नॉट बी यूज डिफरेंट वर्ड फॉर द सेम थिंग। इन फैक्ट देयर वुड बी जस्ट वन लैंग्वेज एज दे ऑब्वियसली डू। जैसे कि इंग्लिश में हम कहते हैं ट्री,
इस लैंग्वेज में हम कहते हैं स्टॉर्म, फ्रेंच में आर्ब्रा कहते हैं, जर्मन में बॉम्ब कहते हैं, जापानीज में ये कहते हैं, इस तरीके से कोरियन में ये लफ्ज कहते हैं ट्री के लिए। तो यानी कि आर्बिट्रेरी जो लैंग्वेज है दैट इज मोर इम्पोर्टेंट दैन द साइन लैंग्वेज, ठीक है, ये बात करना चाह रहे हैं। वर्ड फ्रॉम वर्ड फॉर्म्स वुड नॉट चेंज ओवर टाइम। अच्छा, अब ओल्ड इंग्लिश जो है तकरीबन 1100 से पहले और जो मॉडर्न इंग्लिश है इसमें अगर हम देखें तो हाउस को ऐसे लिखा जाता था, मॉडर्न इंग्लिश में हाउस को इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेलिंग चेंज आ गया है। अब वर्ड मीनिंग वुड नॉट चेंज ओवर टाइम, स्पेलिंग चेंज आ जाती है, मीनिंग भी चेंज नहीं आता है। मिडिल इंग्लिश जो कि 1500 से पहले थी उसमें गर्ली, चाइल्ड, मॉडर्न इंग्लिश में गर्ल, गर्ल यूज होता है। मिडिल इंग्लिश के अंदर वर्ड नाइस, इग्नोरेंट यूज हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड नाइस एंड प्लेजेंट यूज होता है, ठीक है। इग्नोरेंट के सेंस में यूज हो रहा था वर्ड नाइस मिडिल इंग्लिश में। अब मॉडर्न इंग्लिश के अंदर नाइस जो है वो प्लेजेंट के सेंस में यूज होता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हम ये बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज जो है, एक पहली बात तो ये है कि आर्बिट्रेरी होती है लैंग्वेज, यानी कि ज्यादा डिपेंड करती है वर्ड्स के ऊपर। उसके बाद ये जो वर्ड फॉर्म्स होते हैं ये भी ओवर द टाइम ज्यादा चेंज नहीं होते, जो वर्ड्स के मीनिंग होते हैं वो भी ओवर द टाइम ज्यादा चेंज नहीं होते। अच्छा, अब लिमिटेड एक्सेप्शंस की हम बात करेंगे, ओनोमोटोपिया की और साउंड सिंबल्स की। अब दो लिमिटेड एंड पार्शियल एक्सेप्शंस हैं आर्बिट्रेरीनेस में लैंग्वेज के। वैसे तो हमने बात की ना कि आर्बिट्रेरी का मतलब है कि हमारे पास वर्ड्स हैं हर चीज के, जैसे लैपटॉप हम कहेंगे आपके जहन में लैपटॉप आ जाएगा, फोन कहेंगे फोन आपके जहन में आ जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से ओनोमोटोपिया होता है, इसमें जो वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स जो है जिनकी साउंड जो है वो इमिटेट करती है ईदर द साउंड दे डोनेट और साउंड एसोसिएटेड विद समथिंग दे डोनेट, these words are not entirely arbitrary। अब ये arbitrary है। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है कि there was a third when he fell down। अब थर्ड जो है, थर्ड THUD, थर्ड जो है ये एक ओनोमेटिक वर्ड है। थर्ड जो है there was a third, ये एक ऑनोमेटिक वर्ड है, इसका शायद इतना मतलब ना हो जितना ये साउंड को रिप्रेजेंट करे। इसी तरीके से वर्ड है बज, द बीज वर बजिंग, ये भी एक साउंडिंग वर्ड है, इनको हम साउंडिंग वर्ड भी कहते हैं। इसी तरीके से वर्ड स्प्लैश है, चलिए स्प्लैश का तो मीनिंग है, मगर ये ऑनोमेटिक वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कॉमिक्स में वर्ड यूज होता है वूज, कोई मतलब नहीं है इसका, साउंड को रिप्रेजेंट करता है ये। तो ये भी जो है हमारे पास लिमिटेड या एक्सेप्शनल ओनोमेटिक एक्सेप्शंस हैं आर्बिट्रेरी लैंग्वेज से। ये वर्ड्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर आर्बिट्रेरी नहीं होते। अच्छा, अब यही वर्ड्स जो है इनको स्लाइटली डिफरेंट वे में भी यूज किया जाता है, मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर इनको यूज किया जा रहा है। तो लेकिन इंग्लिश में जो इनका कॉन्सेप्ट है वो डिफरेंट है। अच्छा जी, आगे हम बात करेंगे साउंड सिंबल्स की। अब इसमें क्या होता है कि ये जो है ना रिप्रेजेंट कर रही हैं बहुत ज्यादा वेज, एल्यूसिव वेज को, जिसमें हम डिफरेंट साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फील मोर एप्रोप्रिएट फॉर डिस्क्राइबिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स और मीनिंग्स देन डू वर्ड्स। जैसे कि वॉवल साउंड्स हैं, आई है, सीम टू सजेस्ट स्मॉलनेस, टीनसी, वीनजी, वी लिटिल के सेंस में आता है, टॉमी वर्सेस टॉम, स्क्वीक बट बिग। तो इंग्लिश स्पीकिंग में अगर हम देखें तो सजेस्ट ब्राइटनेस, जैसे कि वर्ड GL जो है ये सजेस्ट करता है ब्राइटनेस को, जैसे ग्लिंट, ग्लिटर, ग्लीम, ग्लो। अब इसमें ये जो GL वाली जो फॉर्मेशन है ना ये ब्राइटनेस को शो करी, लाइक ग्लो, ग्लू, ग्लम, ग्लॉप, ये नहीं रिप्रेजेंट करते। तो साउंड सिंबल्स भी हैं हमारे पास जिनको हम लेके चल सकते हैं। अब why is arbitrariness is an advantage, क्यों ये जो वर्ड्स का हमारे पास होना फायदेमंद होता है? इससे क्या होता है कि यूजर को ये अलाउ करता है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर कि ये अडॉप्ट कर सके मोस्ट कन्वीनियंट मींस अवेलेबल टू दैट पर्सन फॉर कम्युनिकेशन। जाहिर है कि बोलने में आसानी होगी, आपके पास वर्ड्स होंगे, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकेंगे, since it obviates any need for the form of the sign to bear an inherent relationship to other meaning। ठीक है, आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। इट ऑल्सो मेक्स इट मच
easier for users of communication system to refer to abstract entities since it is hard to find a combination that involves an inherent link between a form and an abstract meaning. ठीक है, इसके अलावा आप inherently जो words को समझते हैं उनको आप अच्छे से समझ सकते हैं और आप जो है अच्छे से उनको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बगैर उसके जाने। तो आज हमने बात की एन इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो हैं समझे हैं। आई होप के आपकी समझ में ये आ गए हैं। आप आपके कमेंट्स मुझे बताएंगे कि ये आपको कैसे लगे हैं। तो प्लीज शेयर योर गुड कमेंट्स विद मी एंड टेल मी दैट व्हाट मोर कैन बी डन, कैसे हम इसको मजीद बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर अब नए लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे आपके साथ। तब तक के आप जो है वो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज।